नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था की कक्षाएं कंटिन्यू मिल रही हैं, जिसकी सीरीज को आज हम करते हुए भाग नंबर 6, जो मैंने आपको कल पूरा करवा दिया था, भाग नंबर 6 कल हमने ख़त्म कर दिया। भाग नंबर 6 की लगभग लगभग आपको 10 क्लास दी है मैंने। कितनी दी है? 10 क्लास दी है। भाग नंबर 6 कहाँ से शुरू हुआ था? 152 से लेके 237 तक उसके अंदर अनुच्छेद थे। ठीक है। भाग नंबर 5 के बाद में भारत के संविधान का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग नंबर 6 है। आज बारी आएगी भाग नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद में भाग नंबर 7 की। इसकी 7 और 8 को आज दोनों को ही खत्म कर लेंगे, क्योंकि 7 इतना बड़ा नहीं है। 7 को खत्म कर दिया गया, वैसे तो भारत के संविधान से उसे हटा दिया गया है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 7 के अंदर एक ही अनुच्छेद है। वो कौन सा अनुच्छेद है? 238। वो भी पहले था, लेकिन वर्तमान के अंदर वो भी अनुच्छेद नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया है भारतीय 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। ठीक है। तो आज 7वां और 8वां दोनों के दोनों भाग खत्म कर देंगे। 7वें के अंदर सिर्फ और सिर्फ 238 नंबर अनुच्छेद है। इसके बाद में 8वें की बारी आएगी, तो 8वें के अंदर 239 से लेके 242 तक पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखते हैं 7वें के अंदर क्या दे रखा है। ये देख लेना, भाग नंबर 7 अनुच्छेद नंबर 238। 238 के अंदर क्या दे रखा है? भारतीय संविधान के भाग को पहली अनुसूची के भाग बी के रूप में जाना जाता था। यानी किसको जाना जाता था? भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 6 है, 7 है, भाग नंबर 7, उसको पहली अनुसूची के अनुरूप जाना जाता था। मैंने आपको अनुसूचियां करवाई थी ना उसके अंदर। हालांकि इसे संविधान का 7वां संशोधन 1956 का अधिनियम कब किया गया था? 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के अंदर किया गया था। और कौन सा अधिनियम है? 7वां संशोधन अधिनियम है। 7वें संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? 1956 के संशोधन अधिनियम के द्वारा। इस संविधान का एक मूल भाग है जिसे पूर्णतः निरस्त कर दिया गया, यानी ये अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है। इसके बाद में इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देख लेते हैं। इसके अंदर था क्या? 1947 में जब देश आजाद हुआ तब भारत में 550 से अधिक रियासतें थी। कितनी थी? 550 से अधिक, मतलब 552। कितनी थी? 552 रियासतें थी। अस्थायी रूप से भारत की इन रियासतों को भाग ए, बी, सी और डी में विभाजित किया गया था। मैंने आपको बताया था जब पहली पहली पॉलिटिकल की क्लास लगाई थी, उसके अंदर जो भारत के राज्यों को 4 भागों में बांटा जाता था। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। सेम कंडीशन यहाँ पे दे रखी है। ठीक है। 4 भागों के अंदर बांटा जाता था। इसके बाद में इन्होंने क्या दे रखा है? इसके बाद में ये कह रहे हैं भाग बी के भारतीय क्षेत्र में पहले रियासतें शामिल थी। ये राज्य थे जम्मू और कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर, कोचीन, मध्य भारत, सौराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान, पूर्वी पंजाब, संघ और पटियाला। ठीक है। इसलिए राज्य की सीमाओं के पुनर्निर्माण के मामले को देखने के लिए 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम का गठन किया गया। इसका गठन कब किया गया? 29 दिसंबर को। कब किया गया था? 1953 को इसका गठन किया गया था। और संशोधन कब शुरू हुआ था? संशोधन 7 दिसंबर 1956 को। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 को। लोकप्रिय नैतिकता में एक भाषा के आधार पे, क्योंकि जब 2 कमेटियों का निर्माण हुआ था, कोई कह रहा था भाषा के आधार पे बांटो, कोई कह रहा था जनजातीय क्षेत्रों के आधार पे बांटो। तो फिर ऐसे बांटते तो देश नया नया आजाद हुआ था। तो नया नया आजाद होगा तब आप किसी को क्षेत्र के आधार पे बांट दोगे, किसी को जनजातीय क्षेत्रों के आधार पे बांट दोगे, तो फिर तो देश के अंदर दोबारा से वही माहौल बन जाता जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। तो उस माहौल से बचने के लिए क्या किया गया था? सरकार ने पुनर्गठन अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम को लाया गया था। ठीक है। इस प्रशासन को आसान बनाने के लिए विवादास्पद जाति और धर्म अधिकारित पहचानों को भाषाओं से पहचानने का काम किया गया था। किससे पहचानने का? भाषाओं से पहचानने का काम किया गया था। मतलब कि जाति और धर्म के आधार पर भारत के राज्यों का बंटवारा नहीं हुआ था। ठीक है। मेन मेन बात आपको ये निकल के आती है भी 238वां जो अनुच्छेद है भारत के संविधान का, भाग नंबर 7 के अंदर है। ठीक है। इसको खत्म कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन। कौन से संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन कब किया गया था? 1956 के अंदर किया गया था, जिसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अनुच्छेद भाग नंबर 8 अनुच्छेद नंबर 239 से 242 तक।
अनुच्छेद 239 के अंदर क्या दे रखा है, 39 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में चर्चा करता है। 239 संघ तथा राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा। संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य क्षेत्र के अंदर प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिधान सहित जो भी वह निर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के मध्य से उस मात्रा एक कार्य करेगा जितनी की वह ठीक समझता हो। इस चीज का क्या मतलब निकलता है? संघ और राज्य क्षेत्रों के अंदर प्रशासन कौन करेगा, इस चीज का जो अधिकार दिया गया है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। अभी आप बताओगे कौन प्रशासन करेगा, एक नंबर बात। ठीक है, वह प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों को, जैसे अभी राज्यपाल प्रशासन करता है राज्यों के अंदर, ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेम कंडीशन है विसंघ यानी भारत के अंदर और राज्य क्षेत्रों के अंदर प्रशासन किस प्रकार से रहेगा, कौन कौन अधिकारी होंगे, कौन कौन क्या क्या काम करेंगे, ये सारा का सारा हिसाब किताब कौन बना के देता है? एक बार राष्ट्रपति बना के देता है। ठीक है, इसके बाद में भाग नंबर 6, भाग 6 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासक नियुक्त कर सकेगा। मैंने आपको कल भी बात बताई थी, जैसे राजस्थान का राज्यपाल है, उसको कोई अदर काम सौंपना है तो वो राष्ट्रपति सौंप सकता है। अदर काम का ये मतलब होता है, जैसे राजस्थान का राज्यपाल है तो उसको किसी केंद्र शासित प्रदेश का मतलब कि बाहर सौंपना है। भी आप केंद्र शासित प्रदेश के कामकाज को भी देखोगे और राजस्थान के भी कामकाज को देखोगे, तो वो काम सौंपेगा कौन? वो काम सौंपने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। किसकी जिम्मेदारी होगी? राष्ट्रपति की होगी, और राज्यपाल उस काम को करेगा। ऐसा नहीं है भी ऐसे कह दे भी मैं इस काम को नहीं करूंगा, ऐसा कहेगा तो फिर क्या होगा? जब सीनियर अधिकारी जूनियर को ऑर्डर देता तो ऑर्डर फॉलो करना तो उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो उसी प्रकार से जूनियर सीनियर कौन है? सीनियर थे वो राष्ट्रपति। और जहां कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है वहां पर ऐसे प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद के स्वतंत्र से करेगा। मंत्रिपरिषद के जैसे कोई भी क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र के अंदर स्पेशल आपने जैसे यूनियन टेरिटरी होते हैं ना, तो वहां पे राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और नहीं वहां पे यूनियन टेरिटरी के अंदर 8 है तो 8 में से 5 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पे विधानसभा भी नहीं है। अभी जहाँ पे विधानसभा भी नहीं है, आपके पास मंत्रिपरिषद भी नहीं है, तो वहां पे प्रशासन आपको ही संभालना है। सिर्फ एक बंदा प्रशासन संभालता है, और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो सिर्फ राज्यपाल उपराज्यपाल के अंडर में ही होते हैं, जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है और विधानसभा नहीं है। लेकिन जहाँ पे विधानसभा है और राज्यपाल भी है, यानी विधानसभा लोगों के द्वारा चुना गया और राज्यपाल जिसको राष्ट्रपति ने नियुक्त करके भेजा, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, तभी किसी राज्य का विकास होता है। ये तो आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना, प्रशासक के रूप में अपने कर्तव्यों का प्रयोग करेगा, वह अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से काम करेगा। यानी जहां पे उपराज्यपाल अकेले होंगे वहां पे खुद को काम करना पड़ेगा, लेकिन जहां पे आपका मंत्रिपरिषद होगा वहां पे आप क्या कर सकते हो? मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करोगे। ठीक है, 239(2) के अंदर दे रखा है दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। दिल्ली क्या देश की राष्ट्रीय राजधानी है, तो राजधानी के रूप में विशेष उपबंध किए गए हैं। कौन कौन से? 69वां संविधान संशोधन। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के प्रारंभ में दिल्ली राज्य क्षेत्र को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भाग में इसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र कहा गया। और कहा जाएगा कि अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसके प्रशासक का पदाभिधान उपराज्यपाल होगा। यानी क्या है? दिल्ली दिल्ली के अंदर विधानसभा भी है। आप सभी को पता होगा दिल्ली के अंदर विधानसभा, और विधानसभा के अंदर वर्तमान के अंदर सरकार किसकी? आम आदमी पार्टी की, और मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। इतना तो पता होगा। लेकिन दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी भी है साथ साथ। ठीक है, आपके पास विधानसभा है, आप केंद्र शासित प्रदेश हो, विधानसभा भी है, लेकिन विधानसभा के साथ साथ राज्य जो केंद्र सरकार अपना कोई बंदा बिठाएगी उसको क्या बोला जाएगा? उपराज्यपाल बोला जाएगा। तो दिल्ली के अंदर कैसा प्रशासन चलता है? उपराज्यपाल, एक नंबर। 2 नंबर कौन चलेगा? मुख्यमंत्री। कौन है? मुख्यमंत्री। ये 2 बंदे प्रशासन चलाते हैं। वैसे कौन होता है? सामान्य राज्यों के अंदर होता है राज्यपाल प्लस कौन होगा? विधानमंडल।
कौन होगा? विधानमंडल, ये प्रशासन करते हैं। ठीक है, ये होता है पूरा का पूरा सिस्टम। और दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल प्लस मुख्यमंत्री हैं, तो इसको आपको याद रखना है। जिन बातों में से किसी विधि द्वारा उसके अधीन उपराज्यपालों से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तथा उन बातों को छोड़कर उपराज्यपाल की उन विशेष विषयों के संबंध में जिनकी विधानसभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 10% से आधुनिक सदस्य से मिलकर बनेगी तथा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ये 10% नहीं है, ये 15% होगा। कितना है? ये 15% होगा, क्योंकि 91वां संविधान संशोधन 2003 करके मंत्रिपरिषद का आकार सीमित किया गया था। तो उसके अंदर ये बताया गया था भी आपके पास जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं, उस विधानसभा की सीटों का 15% अधिकतम आप क्या रख सकते हो? अधिकतम 15% मंत्रिपरिषद बना सकते हो, मंत्रिमंडल बना सकते हो। और न्यूनतम कितना है? न्यूनतम एक आपका मुख्यमंत्री रहेगा और 11 बंदों को आप मंत्री नियुक्त करके कार्य उनसे करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बात कहाँ पे बोली गई थी? ये बात बोली गई थी, तो यही बात बोल रहा है अभी। अगर आपके पास राज्यपाल है या उपराज्यपाल है, तो उपराज्यपाल होने के साथ साथ में आप क्या कर सकते हो? उपराज्यपाल है आपके पास तो ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट के अंदर देखते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है? परंतु उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच में किसी विषय पर मतभेद की दशा में उपराज्यपाल और उसके मंत्रियों के बीच में, किसके मंत्रियों के बीच में? जैसे यूनियन टेरिटरी के अंदर उपराज्यपाल आता है, उपराज्यपाल और उनके मंत्रियों के बीच में अगर किसी भी तरह का मतभेद होता है, तो उपराज्यपाल उसे राष्ट्रपति को विनिश्चित के लिए निर्देशित करेगा। यानी कोई भी मतभेद होता है तो उपराज्यपाल का ये फर्ज बनता है भी वो किसको बताए? राष्ट्रपति को बताए। जैसे यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या होता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति द्वारा उस पर किए गए विनिश्चित के अनुसार कार्य करेगा, यानी जो राष्ट्रपति बोलेगा उसी के अनुसार कार्य करेगा। तथा ऐसा होने पर उपराज्यपाल किसी ऐसे मामले में जहां वह विषय उसकी राय में इतना आवश्यक है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक है। यानी अगर कोई ऐसा विषय जिस विषय पर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जैसे आपातकाल की स्थिति हो या देश के अंदर कोई गृह विद्रोह हो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है? उस कंडीशन के अंदर तुरंत कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है, तो वहां उस विषय में ऐसी कार्रवाई करने या ऐसा निर्देशन देने के लिए जो वह आवश्यक समझे समक्ष होगा। कौन समक्ष होगा? उपराज्यपाल। कौन समक्ष होगा? उपराज्यपाल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा वह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेगा। सामान्यतः मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? सामान्यतः राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर कौन करेगा? राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये आपको पता है। संसद पुरोगामी खंडों के लिए प्रभावी करने के लिए या उनमें उपबंधों की अनुपूर्ति के लिए और उनके या प्रमाणिक अभी सभी विषयों के लिए विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी। क्या कर सकेगी? विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी, यानी कानून बना सकेगी। और आपके ऊपर कौन बैठा है? केंद्र सरकार का उपराज्यपाल बैठा है। कौन बैठा है? केंद्र सरकार का उपराज्यपाल बैठा है आपके ऊपर। इस बात का आपको पता होना चाहिए। सामान्यतः राज्यों के अंदर राज्यपाल होता है, लेकिन दिल्ली के अंदर कौन बैठता है? दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल है, क्योंकि दिल्ली के अंदर शासित प्रदेश है। और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हमेशा ही किसको बिठाया जाता है? केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हमेशा ही उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान को संशोधन इस बात के होते हुए भी नहीं समझा जाएगा कि उसमें कोई ऐसा उपबंध अंतर्विष्ट है जो इस संविधान का संशोधन करता है या संशोधन करने का प्रभाव रखता है। यानी कोई भी अनुच्छेद, कोई भी संशोधन करना है तो 368 के अंतर्गत आपको रखना पड़ेगा। और फाइनल डिसीजन किसका होगा? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन होगा तो राष्ट्रपति तो करेंगे ही ना, यही बात इसके अंदर बोली गई है। जहां तक हो सके राष्ट्रीय राजधानी, राज्य क्षेत्र और उपराज्यपाल, एक तो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, एक राज्य क्षेत्र और उपराज्यपाल और विधानसभा, चार चीजें मिल जाती हैं इसके अंदर। विधानसभा के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे पुडुचेरी
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासक और उसके विधानमंडल के संबंध में लागू होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है भी दिल्ली के अंदर विधानसभा है तो अलग तरीके से ही काम करेगी। 240 के अंदर क्या दे रखा है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति। यानी कुछ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ संघ केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे क्या कर सकते हैं, जहां पे राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने के लिए किसकी शक्ति है, राष्ट्रपति की शक्ति है। कौन कौन से वो राज्य क्षेत्र हैं, एक नंबर आ जाता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, 2 नंबर आ जाएगा लक्षद्वीप, 3 नंबर आ जाएगा दादर और नागर हवेली, दादर नगर हवेली, 4 नंबर आ जाएगा दमन और दीव, 5 नंबर आ जाएगा पुडुचेरी। ठीक है, ये 5 स्थान ऐसे हैं जिनके ऊपर राष्ट्रपति को विनियमन यानी कानून बनाने की शक्ति है। आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, पांडिचेरी के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए विधानमंडल के रूप में कार्य करने के लिए अनुच्छेद 239 ए के तहत किसी भी निकाय का निर्माण किया जाता है तो राष्ट्रपति विधानमंडल की पहली बैठक के लिए नियुक्त तारीख से प्रभाव से उस संघ राज्य क्षेत्र की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए कोई नियम नहीं बना सकेगा। कौन नहीं बना सकेगा, राष्ट्रपति। ठीक है, 2 नंबर बात, जब भी पांडिचेरी के लिए केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक विधानमंडल के रूप में कार्य कर रहा है या उस निकाय का कामकाज भंग हो जाता है तो ऐसे विधानमंडल को किसी भी कानून के तहत की गई किसी भी कार्रवाई के कारण निलंबित कर दिया जाएगा। यानी सेम कंडीशन होगी जैसे राज्यों के अंदर निलंबित कर दिया जाता है ना विधानसभा को, उसी प्रकार से आप चाहे केंद्र शासित प्रदेश ही हो, आपके ऊपर राज्यपाल उपराज्यपाल है या नहीं है, लेकिन आपको उसी तरीके से क्या कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी। राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी राज्य क्षेत्र या उसके भाग पर विस्तार करने के लिए उसके अपवर्जन करने की संसद की शक्ति पर अल्पीकरण नहीं होगा। इस चीज का क्या मतलब निकलता है, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई भी राज्य का हाई कोर्ट है उसका अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश का अधिकार क्षेत्र किसी भी राज्य के हाई कोर्ट को दे दिया जाता है और ये देगा कौन, सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद देगी। कौन देगा, भारत की संसद देगी। यानी आप नया भी बना सकते हो या आप किसी वर्तमान हाई कोर्ट को भी उसका भाग या बार दे सकते हो। ठीक है, ये काम किसका होगा, ये काम होगा देश की संसद का। अभी अनुच्छेद नंबर 242 के अंदर क्या दे रखा है, भाग ए बी सी और डी राज्यों के बीच में अंतर को समाप्त करने के लिए राज्य पुनर्स्थापना अधिनियम 1956 मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और संवैधानिक संशोधनों के अधिनियम 1956 को मंजूरी दे दी गई। जैसे 238 को खत्म किया गया था उसी प्रकार से 242 को खत्म कर दिया गया। परिणाम स्वरूप भाग सी राज्यों को समाप्त कर दिया गया तथा इस तथ्य में प्रकाश के लिए कुर्ग को भाग सी में शामिल किया गया था और बाद में उसे बंद कर दिया गया था। तो कुछ मामलों में इन राज्यों का अन्य राज्यों के लिए विलय हो गया और कुछ को केंद्र शासित प्रदेश कहा गया। कुछ को क्या कहा गया, केंद्र शासित प्रदेश। तो अभी बच कौन सा गया था, कुर्ग बच गया था। कुर्ग के बारे में अभी देखते हैं कुर्ग क्या है। ठीक है, कुर्ग के बारे में भारतीय संविधान के अनुसार कुर्ग राज्य क्षेत्र राज्य की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, 26 जनवरी 1950 को। भारत के संविधान की अवधारणा से पहले भारत के डोमिनियम का एक प्रांत था जो 1950 को प्रभावशाली हुआ। कब प्रभावशाली हुआ, 1950 का। 1950 से 1956 तक कुर्ग राज्य भारत में पार्ट सी का राज्य था। कि 4 पार्ट थे ना, ए बी और सी, और डी सी का राज्य था ये। 26 जनवरी 1950 को जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ अधिकांश प्रांतों का राज्य को पुनर्निर्माण कर दिया गया। यानी जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था उस दिन अधिकांश भागों को क्या कर दिया गया था, अधिकांश राज्य अधिकांश प्रांतों को पुनर्निर्माण किया गया था। बाद में कुर्ग प्रांत का विकास हुआ और मकारा की अपनी राजधानी के रूप में कार्य कराने के साथ कुर्ग राज्य का एक मुख्य आयुक्त द्वारा अधिग्रहण हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, मुख्य आयुक्त के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था। ठीक है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी आज की क्लास। इसी के साथ में भाग 8 भी खत्म होता है। 7 और 8 खत्म कर दिए। ये देख लेना हमारे नानक क्लासेस के प्ले स्टोर ऐप के ऊपर विभिन्न प्रकार की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको
पीटीआई सेकंड पेपर के बारे में टेस्ट सीरीज चलेगी टॉपिक वाइज, ठीक है। पीटीआई फर्स्ट पेपर की चलेगी रीट L1 की चलेगी, कॉलेज व्याख्याता की चलेगी, कृषि पर्यवेक्षक की चल रही है, सूचना सहायक की चल रही है, सैंगणक भर्ती परीक्षा की चल रही है, राजस्थान जिला दर्शन की चल रही है, ठीक है। जो अभी 53 जिले और 11 संभाग बने हैं ना नवीनतम आंकड़ों के साथ, उन सब के बारे में, ठीक है। रीट मेंस की चल रही है, रीट मेंस L1 और L2 की चल रही है, और आरपीएससी सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसको ज्वाइन कर लेना, तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।